ये बहुत इंपॉर्टेंट वीलॉग है। अब तक की ना सिर्फ आपको मैं लेटेस्ट सिचुएशन बता दूंगा बल्कि साथ ही साथ मैं आपको एनालिसिस देता हूं कि ये सूरत हाल जा कहाँ रही है। बहुत सारे लोग जो है पाकिस्तान में वो तजब्जुब का और घबराहट का शिकार है, एक बेयकीनी की कैफियत है पाकिस्तान में और ऐसा लगता है कि लोगों में ये घबराहट बढ़ती चली जा रही है। तमाम लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि अब क्या होगा, सूरत हाल किस तरफ जाएगी। एक अजीब जो है वो पाकिस्तान में कन्फ्यूजन पैदा हो चुकी है, जबकि रियासत और अपोजिशन दोनों जानब से दोनों भी एक कदम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। मैं कुछ चीज़ें पहले आपको क्लियर कर दूं कि ये कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं सियासी जमात के लिए, यानी फसादी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, फितना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, मुल्क दुश्मन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, लफ्ज़ बलवाई को बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है, शर पसंद, दहशतगर्द, मुल्क के दुश्मन, ये सारे अल्फाज इस्तेमाल करने वालों को मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये एक्चुअली इंसानों का गोश्त खाने वाले गिद्ध बन चुके हैं। मैं खासतौर पर मीडिया के लोगों को ये कह रहा हूं, एक सियासी जमात है वो एहतजाज करना चाहती है। एहतजाज के रास्ते के अंदर जब आप इतनी बड़ी रुकावटें डालते हैं तो लोग रुकावटों को हटाकर एहतजाज करने की कोशिश करते हैं। पूरी दुनिया में दो तरह के एहतजाज होते हैं। जो मुअज़्ज़म मुल्क है उन्होंने सीख लिया कि जब पब्लिक एहतजाज करना चाहे तो उनको उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दे देना है। वहां पर अदलिया आजाद है, मीडिया आजाद है, तो मौका मिल जाता है लोगों को, लोग बड़ी तादाद में निकलकर अपना एहतजाज रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। दूसरा एक तरीका यह होता है कि एहतजाज को रोका जाता है, वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया जाता है, आंसू गैस की शेलिंग की जाती है। हमारे यहाँ तो कंटेनर्स खड़े कर दिए जाते हैं, दीवारें बनाई जाती हैं, खंदकें खोदी जाती हैं। जब आप इस लेवल का तशद्दुद और टॉर्चर करते हैं तो उसका रिएक्शन भी आता है। सारे लोग एक जैसे नहीं होते। जब हजारों लाखों लोग निकले होंगे तो उनमें कुछ लोग जो है वो रिटेलिएट भी कर जाते हैं, और ये बात रियासत ने समझनी होती है। एहतजाज करने वालों के अपने मकासद होते हैं। वो जब एहतजाज करने निकलते हैं तो वो अपने मकसद के हुसूल के लिए, अपने नजरिए के लिए निकलते हैं। और नॉर्मली लोग पाकिस्तान में जो एहतजाज करते हैं, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है, वो लोग होते थे जो खाने पीने के लिए या चंद पैसों के लिए एहतजाज में शामिल हो जाते थे। लेकिन अभी सूरत हाल मुख्तलिफ है। लोग नजरिए के लिए निकल रहे हैं, तो रियासत को मुख्तलिफ लोग मिले हैं और रियासत इनको नॉर्मल लोगों की तरह डील करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लोगों ने बहुत मार खाई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने अपने कारकुनों को पुरअमन रखा। लेकिन एक अफसोसनाक वाकये में, क्योंकि देखें जब लगातार आंसू गैस की शेलिंग होती है और पथराव होता है तो लोग उसकी जद में आते हैं। जहां बहुत सारे कारकुन अस्पतालों में पहुंचे वहां पुलिस वाले भी पहुंचे। एक पुलिस वाला जांबक भी हुआ है और ये कहा जा रहा है कि ये किसी का पत्थर लगने से इनकी मौत हुई है। ये जांबक हुए हैं पुलिस वाले इस्लामाबाद से। अब एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये सियासी जमात नहीं है, कोई दहशतगर्द है। मुझे अच्छी तरह याद है कि परवेज मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप में जब नून लीग के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता था तो नून लीग के आगे लफ्ज गुंडे लिखा जाता था। आप निकालें, नून लीग वालों के पास आज पंजाब में हुकूमत है, वो उस दौर के सारे सियासी मुकदमात निकालें तो जैसे आज ये कर रहे हैं ना, बलवाई, फितने, शर पसंद, मुल्क दुश्मन, अनासिर, ये सारा कुछ आज ये लिख रहे हैं। तो नून लीग के साथ एक लफ्ज लाजिम हो गया था और कहा जाता था कि नून लीग के गुंडे। तो ये चीज उन्होंने बर्दाश्त की हुई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी माजी में की हुई है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ है। ये कल को इन्हें दोबारा बर्दाश्त करना भी पड़ेगा। यही चीजें एक मरतबा फिर इन सियासी जमातों के सामने आएंगी, लेकिन जब इनके सामने आएंगी तो फिर देखेंगे ये कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन मीडिया को मेरा ये कहना है कि सारा मीडिया जानता है कि तहरीक इंसाफ एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसको पाकिस्तान में सबसे बड़ा मैंडेट मिला है, जिसको पाकिस्तानियों ने सबसे ज्यादा सीटें दी है, जिसको पाकिस्तानियों ने सबसे ज्यादा वोट दिए हैं। वोट जाया कर करके, वोटों को नुकसान पहुंचाकर जाली फॉर्म 47 पे हुकूमत बनाई गई है। लेकिन इसके बावजूद ये लोग जब एक पॉलिटिकल पार्टी को और उसके कारकुन को इस तरीके से मुखातिब करते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये गिद्ध बन चुके हैं और सियासी मुखालफत में बहुत आगे निकल गए हैं। उसकी एक रीजन भी है ना। देखिए, जिन पॉलिटिकल पार्टीज को ये लोग पसंद करते हैं या जिन पॉलिटिकल लीडर्स को ये लोग पसंद करते हैं, यानी मैं आपको सिंपली ये कहूं कि आज की तारीख में पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्हें मुझे इमरान खान बेहतर है। वो मुझे इसलिए लगता है, वो अपने नजरिए की वजह से मुझे इसलिए लगता है कि उसने कम से कम कंप्रोमाइज नहीं किया, उसने कम से कम डील नहीं की, वो अस्पताल में जाकर बीमार नहीं पड़ गया। तो मुझे लगा कि इमरान खान बाकी सबसे बेहतर है, तो ये मेरी चॉइस है ना। अब इमरान खान के साथ अच्छा होता है, बुरा होता है, ये उनकी पॉलिटिक्स है, लेकिन ये मेरी चॉइस है। अब दूसरी जानिब मैं ये देख रहा हूं कि कुछ लोग, इनको नवाज शरीफ पसंद है या आसिफ अली जरदारी पसंद है या कोई और लीडर पसंद है, वो लोग लगातार इमरान खान साहब को और उनकी पार्टी को इस तरह के अल्फाज बोल के टारगेट कर रहे हैं जो अल्फाज मैंने आपको पहले बताया। उसका रीजन ये नहीं है कि अभी कोई प्रॉब्लम है, उसका रीजन ये है कि उनके अंदर एक एहसास कमतरी पैदा हो चुकी है कि मेरा लीडर तो बहुत अच्छा है या मेरी चॉइस तो बहुत अच्छी है, तो पब्लिक उसके साथ खड़ी क्यों नहीं होती। अब वो पब्लिक का कुछ और तो कर नहीं सकते, तो पब्लिक को वो बलवाई कहते हैं, पब्लिक को वो शरपसंद कहते हैं, पब्लिक को वो मुल्क दुश्मन कहते हैं, पब्लिक को वो दहशतगर्द कहते हैं। हालांकि जितनी मार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खाई, मैं चैलेंज करता हूं इसका 10% भी नून लीग नहीं खा सकती। वो भाग जाएंगे, मैदान छोड़ के चले जाएंगे। मैंने इनके लोगों को, इनके लीडर्स को मैंने भागते हुए देखा है, एक दफा नहीं 10 दफा भागते हुए देखा है। ये ख्वाजा आसिफ जो डींगे मारते हैं, ये पूरे मुशर्रफ दौर में दिखाई नहीं देते थे, ये नजर ही नहीं आते होते थे किसी जगह पे, किसी एहतजाज में ये गायब थे सारे, मुल्क छोड़ छोड़ के भागे हुए थे। ऐसा इकबाल और ये सारे लोग, इन्होंने तो गुडी गुडी खेला है। यानी जनरल बाजवा के दौर में इनको हल्का फुल्का गिरफ्तार करके फुल प्रोटोकॉल दिए गए थे, उन प्रोटोकॉल्स के अंदर ये आते और जाते थे और एंजॉय करते थे। उस जेल में और इस जेल में फर्क है। इनके मुंह पे कभी काले कपड़े नहीं डाले गए, इनको कभी उल्टा लटका के नंगा नहीं किया गया, ना इनके ऊपर कभी करंट लगाया गया, ना इनको थर्ड डिग्री के ऊपर इस्तेमाल हुआ। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो सारा कुछ बर्दाश्त किया है। इसके बावजूद देखिए, किसी भी पॉलिटिकल
पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स के साथ ये होगा तो वो रिटेलिएट करेंगे, लेकिन एक हद तक वो बर्दाश्त कर सकते हैं। मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने बर्दाश्त की इंतहा की है, बदतरीन फस्तायत के बावजूद उन्होंने अपना टारगेट अचीव किया और वो डी चौक तक पहुंच गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डी चौक तक पहुंच जाना। वो पहुंच गए डी चौक तक, वहां पे आ गए, आके उन्होंने अपना एहतजाज रजिस्टर्ड भी कर दिया। इमरान खान साहब का फैसला कि लोगों ने एहतजाज को आगे बढ़ाना है या इसको किस सिमत में जाना है, वो पार्टी लीड कर रहे हैं तो वो बता देंगे, उसके मुताबिक पार्टी मामला को आगे ले जाए। तो ये चीज को तो आप यहां रोकें। अब अगर नवाज शरीफ के पीछे लोग नहीं निकलते, जरदारी के पीछे लोग इस तरह नहीं निकलते, बाकी लोगों के लिए नहीं निकलते, तो फिर आप गुस्सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पे तो ना निकालें ना, वो भी पाकिस्तानी है। अब आप उठा के कभी उन्हें कहते हैं पश्तून दहशतगर्द, कभी आप उन्हें कहते हैं कि ये फितने हैं, कभी आप उन्हें किसी नस्ल की वजह से, कभी किसी नस्ल की वजह से, कभी उनके ऊपर तासुब, कभी लिसानी तासुब, तो हर हथकंडा आप उनके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, कभी मजहब का हथकंडा आप उनके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। तो ये ना सिर्फ बदकिस्मती है बल्कि ये बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम मीडिया को यह चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिकल पार्टी की तरह ही डील करे। जब मुशर्रफ दौर में नून लीगी गुंडे कहा जाता था तो मीडिया उनको नून लीगी गुंडे नहीं कहता था। मुशर्रफ के दौर में भी हमारी जो मीडिया थी पाकिस्तान की, उसका ये पहलू तो ठीक था, यानी मीडिया उस वक्त इस लेवल तक गिरा हुआ नहीं था जितना अब गिर गया है। यानी मुझे बहुत शिकवा हो सकता है किसी पॉलिटिकल पार्टी के कारकुनों से, मुझे बेशुमार गालियां देते हैं, बदतमीजी करते हैं, अजीब अजीब झूठ बोलते हैं, लेकिन इसके बावजूद कभी आपने मेरे मुंह से उनके लिए गंदी बातें नहीं सुनी होगी, कभी मैंने उनको कोई इस तरह के खिताब देकर नहीं बुलाया होगा, फैक्ट्स के ऊपर बात की होगी, 10 दफा की होगी, लेकिन मैंने किसी को उल्टे नाम से नहीं बुलाया होगा। तो ये बाकी मीडिया को भी इस बात का एहसास करना चाहिए कि वो ऐसा ना करे। नाज़रीन, इस वक्त की जो सबसे बड़ी मुश्किल है और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसकी तरफ आ जाते हैं, वो है आईनी तर्मीम। अली अमीन गंडापुर की बाजियाबी कोई बड़ा मसला नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 दिन मैक्सिमम इतना टाइम ही रखा जा सकता है। तो अल्टीमेटली अगर गवर्नर राज लगा भी दिया तो थोड़े अरसे में अली अमीन गंडापुर सब बाहर आ ही जाएंगे, वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। यानी ये है तो बहुत बुरा जो मिसालें कायम हो रही हैं। कल को मुझे पता है कि पीएमएलएन पीपल्स पार्टी अपने आप को इससे अलग कर देगी और पाकिस्तानी इदारों के गले ये वाली बदनामी हमेशा के लिए चपक जाएगी कि एक वज़ीर आला को 1 महीने में 2 मरतबा लापता कर दिया गया। देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, वो अपना बयानिया बना ही लेती है, आज नहीं तो कल बना लेती। जो लोग भुट्टो के अंदर होने के ऊपर खुश हो रहे थे ना, बगले में जा रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, वो सहाफी बाद में भुट्टो की हमायत में लिखते और पढ़ते रहे और बोलते रहे। जो लोग शेख मुजीब के खिलाफ थे वो बाद में उनके हक में भी बोलते, लिखते और पढ़ते रहे सानिया हो जाने के बाद। तो जो सियासी जमातें हैं या सहाफी है, वो कहीं ना कहीं आकर अपना बयानिया बना लेते हैं, इदारे नहीं बना पाते। इदारों का ये काम नहीं होता ना, सियासी जमातें अपने आप को निकाल लेती हैं क्राइसिस में से, अपना बयानिया बना लेती हैं। कल को ये जमातें इस सारे सिचुएशन को, इन सारी चीजों को डिसोन कर देंगी और ये कहना शुरू हो जाएगी हमें अफसोस था, ये हम कुछ कर नहीं पा रहे। लेकिन इदारे इस दलदल में फंस जाएंगे और बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे और उनका रिकॉर्ड ना सिर्फ खराब हो जाएगा बल्कि बहुत ज्यादा खराब हो भी गया है। क्योंकि ये पाकिस्तानी मीडिया चाहे इसको रिपोर्ट ना करे, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया इसको भरपूर कवरेज दे रहा है। कहां कहां पे दे रहा है देखें, मैंने जो अभी तक देखा, अल जजीरा पे, वाशिंगटन पोस्ट में, DW न्यूज पे, चाइना के मुख्तलिफ अखबारात हैं और मुख्तलिफ उनके जरीदे हैं, वहां पे लिखा जा रहा है, रॉयटर्स के ऊपर, AFP के ऊपर, गल्फ टुडे के ऊपर, और जो अरब अखबारात हैं मुख्तलिफ उनमें, तुर्किश अखबारात हैं उनमें, जो इंडियन अखबारात हैं उनमें, यूरोप में, अमेरिका में, हर जगह पे इसकी कवरेज हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज। तो आलमी मीडिया इसकी कवरेज कर रहा है, पाकिस्तानी मीडिया जो है वो मजबूर भी है और वो कवरेज नहीं कर रहा। निजाम ने ऐसा लगता है कि जिद पकड़ी हुई है कि इन्हीं खानदानों को इक़्तिदार में रखना है जो पाकिस्तानियों की नजर में सारी खराबियों के लिए जिम्मेदार है और इनकी खराबियों की निशानदेही भी ये निजाम खुद करता रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी हकीकत है। आज निजाम उनके साथ खड़ा हो गया, लेकिन पाकिस्तानियों ने उनके साथ खड़े होने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तानी इदारे जो गलतियां कर रहे हैं इसका खुमियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा और ये जो सियासतदान है ये बड़े आराम से पल्लू छुड़ाकर निकल जाएंगे। ये मैं फिर बता रहा हूं, पहले भी कई दफा कह चुका हूं। अब आज एक मामले पे कि ये सब इस वक्त क्यों हो रहा है। गंडापुर साहब मैंने आपको कहा बाहर आ जाएंगे, इमरान खान साहब आज नहीं तो कल वो भी बाहर आ जाएंगे। ये जितने कारकुन गिरफ्तार हुए पहली दफा तो नहीं हुए, पहले भी हुए थे। तहरीक इंसाफ के 10,000 से ज्यादा कारकुन गिरफ्तार हुए थे, अब 1,000 1,500 और हो गया, ये भी बाहर आ जाएंगे। साफियों पे तशद्दुद पहले भी हुआ था, अब भी हो रहा है, ये जख्म भी भर जाएंगे। ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन अगर एक चीज ऐसी है जो हो गई तो वो ठीक नहीं हो, उसको ठीक करने के लिए फिर हो सकता है कि बहुत लंबा अरसा हो सकता है, सालों तक इंतजार करना पड़े, और वो है आईनी तरमीम। इस वक्त सबका फोकस आईनी तरमीम पे होना चाहिए, अपोजिशन का फोकस भी इस वक्त आईनी तरमीम पे होना चाहिए और हुकूमत का पूरा फोकस इस वक्त है ही आईनी तरमीम पे। मैं आपको बता दूं कैसे। ये जितने MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनको काबू करना है और उनसे वोट लेना है बाजू मरोड़ के जबरदस्ती करके, इन सबको महफूज किया हुआ था अली अमीन गंडापुर ने, और अली अमीन गंडापुर इस वक्त गैर महफूज हो चुके हैं। तो इस वक्त 3-4 लोगों की बड़ी अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक फैसल अमीन गंडापुर जो अली अमीन के भाई भी हैं और मेंबर कौमी असेंबली भी हैं, बैरिस्टर गौहर, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और स्पेशली जो नाम अब मैं लेने लगा हूं, उमर अयूब साहब। उमर अयूब साहब की भी एक जिम्मेदारी है कि वो अब कुछ भी करके जो MNA जिनको अली अमीन गंडापुर ने महफूज किया था उनको बिल्कुल महफूज रखें और कम से कम 25 तारीख तक, जब तक काजी फायद ईसा साहब रिटायर नहीं हो जाते, तब तक के लिए इस आईनी तरमीम का रास्ता हर हाल में रोकें। अगर ये MNA उनके हाथ से निकल गए तो खेल उनके हाथ से निकल गया, और ये आईनी तरमीम हो गई तो फिर ये बहुत लंबे अरसे के बाद जाकर रिवर्स हो सकेगी, और हो सकता है फिर इसको रिवर्स करना मुमकिन ना रहे, क्योंकि सूरत-ए-हाल का कोई पता नहीं होता। तो सबसे मेन चीज और मेन फोकस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर होना चाहिए तो वो आईनी तरमीम वाले मामले के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि जो MNA थे उनके ऊपर अब अटैक शुरू कर दिया गया है। आदिल बादशाही, आप जानते हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटों से MNA बने, इन्हें नून लीग का बयान अल्फी लेने पर मजबूर किया गया, इन्होंने दे दिया। ये नून लीग के लिखे हुए MNA हैं, इनके ऊपर कोई रेफरेंस कभी दायर नहीं किया गया, लेकिन गुज़िश्ता दिनों जब ये गायब क्या हुए, मुझे पता है कि ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से इनका राब्ता था। इन्होंने कहा जी कि मैं PTI के खिलाफ कभी वोट नहीं डालना चाहता, और उन्होंने इनको सिक्योर कर लिया। जब वो महफूज मुकाम पर पहुंच गए तो उसके बाद अब इनके प्लाजे गिराए जा रहे हैं क्वेटा में, जो पहले नहीं गिराए गए। इनके ऊपर रेफरेंस दायर किया गया जो पहले नहीं किया गया। इनके भाइयों के और खानदान के ऊपर जो है वो शिकंजा कसा जा रहा है कानून का, जो पहले नहीं किया गया। कल तक ये बहुत अच्छा था, आज ये आईनी तरमीम के हक में वोट नहीं डाल रहा तो ये गंदा बच्चा बन गया। इसी तरह चौधरी इलियास, जिन्होंने काफली
को बयान हल्फी दिया था, उनके जब पब्लिक का बहुत प्रेशर आया, उनकी अपनी फैमिली का बहुत प्रेशर आया, मेरे उनके खानदान के लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा जी हम आपको गारंटी देते हैं, इनको वोट नहीं डालने देंगे। चौधरी इलियास साहब रूपोश हो गए और चले गए। अब उनके खानदान को और उनको भी जो है वो स्क्रू किया जा रहा है और उनके ऊपर दबाव बढ़ाया जा रहा है कि कुछ भी करके उनको वापस लाया जाए और लाकर उनसे भी आईनी तरमीम के हक में वोट लिया जाए। इसी तरह जो बाकी एमएनएज हैं उनकी इतलात आ रही है कि कुछ लोगों को पकड़ा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। तो इस वक्त रियासत अपनी पूरी ताकत लगा रही है आईनी तरमीम करने के लिए, लेकिन इस आईनी तरमीम के लिए रियासत को जो वोट चाहिए वो वोट पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के। तो तहरीके इंसाफ को अपने वोट हर हाल में महफूज बनाने हैं। फजल रहमान साहब ने कहा कि मेरे बंदे नहीं वोट डालेंगे, लेकिन 2 बंदे उनके डालेंगे। 2 बंदे हुकूमत के निकल गए। अगर हुकूमत के पास अब भी वोट है तो 214 215 वोट है, तो क्या तहरीके इंसाफ के 9 से 10 बंदे हुकूमत तोड़ सकती है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और अगर तहरीके इंसाफ के 9 से 10 बंदे इन हालात में, जब अवाम तहरीके इंसाफ के साथ खड़ी हुई है और कोई भी तहरीके इंसाफ को छोड़ना नहीं चाहता, अगले 15 दिन तहरीके इंसाफ की क़यादत अपने वोटर्स, अपने एमएनएज को महफूज नहीं रख सकती, तो मुझे नहीं लगता फिर इनको सियासत करने का कोई हक है इस मुल्क के अंदर। सारी चीजें पुरानी हो जाएंगी, सारी चीजें रिवर्स की जा सकती हैं, सारी चीजें बदली जा सकती हैं, लेकिन अगर ये आईनी तरमीम हो गई तो अमली तौर पर पाकिस्तान में इंसानी हुकूक मुअत्तल हो जाएंगे, अदलिया की आज़ादी खत्म हो जाएगी, अदलिया जो है वो एक रबर स्टैंप तरह की चीज बनकर रह जाएगी और अदलिया को कंट्रोल करने के बाद पाकिस्तान में हर चीज को मुक्तदरा जो है वो कंट्रोल कर सकेगी। इस वक्त एहतजाज की एक हिकमत अमली है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की कि अगर वो एहतजाज करना चाहते हैं तो करें, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है कि वो अपने एमएनएज को हर हाल में अपने काबू में रखें। नाज़रीन, पाकिस्तान में कुछ चीजें पहली दफा हो रही हैं, यानी एक वज़ीर आला को 1 महीने में 2 मरतबा लापता किया गया, पहली दफा हो रहा है। एक साबिक वज़ीर आज़म को एक अदालत के हाथे से गिरफ्तार कर लिया गया, पहली दफा हुआ। 9 मई के वाकयात हमने देखे, ये चीजें पहली दफा हुई। फिर हमने देखा कि जरताज गुल वज़ीर साहबा को, जो एमएनए है, नंगे पांव नंगे सर उनको घसीट के ले जाया गया, ये हमने पहली दफा देखा। बहुत सारी खवातीन की चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, ये हमने पहली दफा देखा। पंजाब में इतने बड़े पैमाने पर इंसानों का लापता होना और चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल होना, पुलिस का सियासी मकासद के लिए इस लेवल तक चले जाना, ये हमने पहली दफा देखा। ये सारे मनाज़िर हम पहली दफा देख रहे हैं। हो सकता है गवर्नर राज भी लग जाए खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन ये पहले भी लगता रहा है। तो क्योंकि हम ये बहुत सारी चीजें पहली दफा देख रहे हैं तो हमें अजीब लग रही है, लेकिन दूसरी तरफ हम कुछ और चीजें भी पहली दफा देख रहे हैं। हमने किसी पंजाब की जो एक अशराफिया है उसको पहली दफा मुजामत करते हुए देखा। हमने पंजाब के अंदर जो मिडिल क्लास है उसको पहली दफा सियासत के अंदर इतना ज्यादा बाशऊर होते हुए देखा। हमने पहली दफा आवाम को फस्तायत का मुकाबला सब्र से और पुरअमन तरीके से करते हुए देखा। हमने देखा कि एक लीडर ने जेल में जाकर घुटने टेकने से इनकार कर दिया, पहली दफा देखा। यानी भुट्टो साहब के दौर के बाद तो देखा ही। हमने पहली दफा ऐसा देखा कि एक आदमी ना बीमार होता है ना जेल से अस्पताल जाता है, पहली दफा देखा। हमने पहली दफा देखा कि इतने बड़े पैमाने पर कारकुनों की गिरफ्तारी के बावजूद पॉलिटिकल पार्टी नीचे जाने के बजाय ऊपर जा रही है। पहली दफा देखा कि अदलिया ने सबने मिलकर एक इलेक्शन हराया एक पॉलिटिकल पार्टी को, लेकिन वो फिर भी जीती। हमने पहली दफा देखा कि पॉलिटिकल पार्टी का इंतखाबी निशानी छीन लिया। हमने पहली दफा देखा कि एक पॉलिटिकल लीडर को गिरफ्तार किया गया और जब से वो गिरफ्तार हुआ तब से लेकर अब तक हमने उसको देखा ही नहीं, ना उसकी आवाज सुनी। तो ये बड़ी अजीब चीज है, ये सब कुछ पहली दफा हो रहा है। तो ये एक नई तारीख बन रही है। जब बहुत सारी चीजें पहली दफा हो रही होती है ना, तो फिर आप उम्मीद ना छोड़ें, क्योंकि हो सकता है कि पहली दफा पाकिस्तान में अवाम का राज आ जाए, हो सकता है कि पहली दफा पाकिस्तान में ये अंधेरा छट जाए, हो सकता है कि पहली दफा पाकिस्तान में बंद कमरों के फैसले कलअदम हो जाए, हो सकता है कि पहली दफा पाकिस्तान में मीडिया और अदलिया मुकम्मल तौर पर आजाद हो जाए, हो सकता है पाकिस्तान में पहली मरतबा हकीकी जमहूरियत और हकीकी आजादी आ जाए। तो ये चीजें पहली दफा हो रही हैं, तो पहली दफा हो सकता है ये भी हमें मिल जाए। लेट्स सी, देखते हैं कि इसमें आगे चलकर क्या होता है। कुछ और चीजें भी आपके साथ शेयर करनी थी, लेकिन यहाँ वक्त कम है।